हेलो बेटा जी, माय नेम इज़ मनोज राणा। वेलकम टू ईएल एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। तो अब अगर हम ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, ये कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, और हमारे को यहाँ पर तीन अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं जी। पहला पार्ट जो है उसको मैं यहाँ पर नंबर 1 देता हूँ, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो भी दिया हुआ है उसे नोट कर लेते हैं पहले। तो 135 एंड 225। आपने आंसर शीट में ये नोट नहीं करना है। मैंने यहाँ पर आपको जो ऑब्वियस है, शीट जब आपके सामने होगी तो क्वेश्चन सामने नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर नोट किया है। जो हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा। मैं यहाँ पर जो है एक डॉट लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने बोर्ड एग्जाम में वहाँ पर क्या देना है। अब इसके बाद जो है वो हम जरा आ जाते हैं अपनी एक रफ शीट पे। अब रफ शीट पे हम क्या करें? रफ शीट पे ऐसा करते हैं, हम जो 225 है उसे डिवाइड करते हैं। तो 225 को डिवाइड, सिंपल 225 हमारे पास यहाँ पर डिविडेंड हो गया, और 135 जो है वो हमारा डिवाइज़र है। हम यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 1, यहाँ पर हमारे पास 135, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9, और इसी तरीके से हमारी डिवीज़न ख़त्म। जो हमारे पास रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर अब डिवाइज़र हो जाएगा, और जो हमारा इस वक्त प्रेजेंट डिवाइज़र है दैट विल टर्न इनटू डिविडेंड। तो अब जो नया वाला हमारे पास डिवीज़न होगा उसके अंदर आप चाहें इसको याद रखना तो बहुत ईजी होता है कि आप यहीं से शुरू कर दें। अब अगर मान लो यहीं से डिवीज़न हम शुरू करते हैं तो ये इस तरह से हो जाती है। तो 135 जो है ये यहाँ चला जाता है, और ये जो हमारे पास 90 है अब ये डिवाइड करेगा 135 को, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो 45 आ जाता है। अब जो 45 रिमाइंडर आता है, ये जो हमारे पास इस वक्त डिवाइज़र है वो फिर दोबारा से यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ हो गया। ये जो 45 है ये अगर डिवाइड करता है तो ये आ गया, और 45 टू ज़ा 90, और ये हमारे पास 0 आ गया। तो हमने अल्टीमेटली जब कभी भी हमने एचसीएफ निकालना होता है तो वो यही मेथड होता है कि हमने वहाँ पर 0 तक पहुँचना है, भले ही वहाँ पर कितनी ही डिवीज़न हमें करनी हो। अब हम यहाँ पर 0 तक पहुँच गए हैं, तो अब हम यहाँ पर प्रॉपरली किस तरह से इसे लिखेंगे उसकी बात। सबसे पहले इसने जो हमसे बोला हुआ है वो बोला हुआ है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमने यूज़ करनी है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है वो है हमारी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये क्या होती है लेमा? ये छोटी क्लासेस से आप करते आ रहे हैं, बस इसमें क्या है कि नाम को बदल दिया है। यहाँ पर ए बी क्यू आर जो है वो बोलने लग गया है, तो सिर्फ इसलिए ऐसा लगता है कि हाँ कुछ नया है। अदरवाइज जो है वो हम देखें तो हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हम देखें तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत छोटी क्लासेस में ये हमारे पास शुरू हो जाती है। अब क्या है, जो हमारा डिविडेंड है वो यहाँ पर a हो गया है, जो डिवाइज़र है वो हमारे पास यहाँ पर b है, क्वोशंट जो है ये हमारे पास q है, और जो रिमाइंडर है ये हमारे पास r है। अब इस रफ शीट को हटा देते हैं और ज़रा फेयर सॉल्यूशन पे आते हैं कि हम जो एग्ज़ाम शीट में क्या लिखने वाले हैं वो कैसे कैसे स्टेप होंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर बता देंगे कि जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है क्या। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, और जो भी होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा से वो क्या होता है अभी अभी हमने देखा ही है, वो होता है जी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब इसका यूज़ क्या करें? तो नाउ या देयरफॉर, कुछ भी, ये जो है ये जस्ट हमारे कनेक्टर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं ऊपर वाली स्टेटमेंट्स को नीचे। इनके ना तो मार्क्स मिलते हैं ना मार्क्स कटते हैं, लेकिन हाँ पैटर्न अच्छा कर देते हैं ये। तो अब जो है वो नाउ करने का मतलब हो गया कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा यहाँ ख़त्म हो गई है और अब हम कुछ अलग करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास 225, इसको हमने एक्सप्रेस करना है। हमेशा बड़े नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे छोटे नंबर की टर्म्स में बेटा। तो यहाँ पर जो हमारे पास b है वो है हमारे पास 135, और Q और R जो है वो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। Q जो है वो आपका क्वोशंट होता है और R जो है वो आपका रिमाइंडर होता है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर Q जो है वो क्या आया था? Q आया था हमारे पास 1, और रिमाइंडर आया था हमारे पास 90। तो ये हमने इस फॉर्म में दे दिया। अब इसके बाद जो है जो भी हमारे पास यहाँ पर डिवाइज़र है इसको एक्सप्रेस करते हैं। 135 इसको एक्सप्रेस करेंगे किसकी टर्म्स में? 90 की टर्म्स में। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर 90, और क्वेश्चन था हमारा 1, और जो हमारे पास रिमाइंडर आया था
वो है 45। आप चाहें तो फिर दोबारा से देख सकते हैं, जब हमने 90 से डिवाइड किया था 135 को तो 1 आया था हमारे पास, और नीचे 45 जो है वो रिमाइंडर था, तो हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद जब तक यहाँ पर रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा तब तक हमने बढ़ते जाना है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमारे पास 90 को एक्सप्रेस करेंगे हम 45 के टर्म्स में, तो हमारे पास आ जाएगा 45। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आया था 2, और ये आ गया हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट यानी 0। ये जब हमारे पास 0 आ जाता है तो जो भी हमारे पास यहाँ डिवाइज़र है ये हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम इस तरह से इसको लिख देंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा HCF ऑफ 225 एंड 135, ऑर्डर कोई भी लिख दीजिए आप, इज 45। जो कि हमारा आंसर आया है वो हमने यहाँ पर इस तरह से एक आंसर स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर देना है। बोर्ड शीट पे ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप किस तरह से आंसर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई चीज़ आपको आती है वो एक बात है, लेकिन उसको प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप अगर आप देते हैं तो आपके मार्क्स के कटने जो हैं उसके चांस ख़त्म हो जाते हैं जी। अब जी नेक्स्ट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है हमारे को 196 एंड 38,220, 38,220। तो इसे सॉल्व करने के लिए चलते हैं बेटा जी रफ शीट पे, और ये हमारे पास रफ शीट है, और यहाँ पर हमारे पास 196, ये हमारे पास 38,220, और डिवाइड करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास 1 है, 196, यहाँ पर देखेंगे हम 6, ये हमारे पास आ जाएगा 8, ये हमारे पास 1, और यहाँ पर 2 जो है ये हमने ऊपर से नीचे उतार लिया जी। अब यहाँ पर ये क्लियरली हमारे पास 9 से डिवाइड होगा। अगर आप में अभी भी कुछ बच्चे जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है इस डिवीज़न के अंदर, तो आप ध्यान रखिए बेटा, ये जो हमारे पास लास्ट 3 डिजिट है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक यहाँ पर छोड़ दी है, एक यहाँ पर छोड़ दी है। हमारे पास 186 है, 186 19 की टेबल में कहाँ पर आता है वो आप देखेंगे, तो हम सेफली वहाँ पर 9 तक जा सकते हैं, तो इसीलिए आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पर 9 ऊपर लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 6 54, हमारे पास 5 आ गया, 19 9 171 176, ये हमारे पास यहाँ पर 8 दे देगा, यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगा, दैट्स इट, यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब जी हमारे पास हम 5 से करते हैं क्योंकि 19 5 95 होता है, और यहाँ पर हमारे लिए ओके रहेगा क्योंकि ये एग्जैक्ट हमारे को 980 ही दे रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास पूरा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। रिमाइंडर 0 तक ही हमने टोटल जाना होता है, तो पहली ही लाइन में हमारे पास आंसर आ गया। तो अब जो है ज़रा इसको प्रॉपर वे में हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब जो हमारे पास, क्योंकि हम ये पार्ट्स कर रहे हैं, ये अलग अलग क्वेश्चंस नहीं है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो अगर आप एक बार भी लिखेंगे वो आपके पास चल जाएगा। ये पहली बार में मैंने आपको ये सॉल्यूशन इसलिए पूरा परफेक्ट दिया है बेटा जी कि बाद में आपको यहाँ पर ना करना पड़े। तो जो नोटबुक है, नोटबुक में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और एग्ज़ाम शीट में तो ऑब्वियस है ये एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा या जो सा भी आए। पार्ट्स में हमारे को बार बार यूक्लिड डिवीज़न अगर नहीं लिखना है तो सीधा सीधा हम यहाँ पर सेकंड पार्ट में इतना सा कर देते हैं, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, और जो भी हमारे पास नंबर है 38,220, इसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं 196 के टर्म्स में। हमारे पास 195 हमारा क्वेश्चन आ गया है, रिमाइंडर है हमारे पास 0, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया है तो हम यहाँ पर आंसर स्टेटमेंट तक पहुँच गए। तो यहाँ पर देयरफॉर करके अब मैं आपको दूसरी आंसर स्टेटमेंट जो है वो समझा रहा हूँ कि दूसरी आंसर स्टेटमेंट हम किस तरह से लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा जी HCF, ब्रैकेट में ये दोनों नंबर कॉमा सेपरेटेड, 196 38,220, और सीधा सीधा हमारा आंसर जो भी हमारे पास आंसर आया है, जो हमारे पास डिवाइजर होता है वो हमारा आंसर होता है, तो 196। तो ये हमारे पास एक दूसरा वे होता है HCF को एक्सप्रेस करने का, कि HCF आप लिख दो, ब्रैकेट में जो भी दो हमारे पास नंबर्स हैं वो कॉमा सेपरेटेड लिख दो, और इक्वल में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये है जी सेकंड पार्ट। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट जो है वो हमसे कह रहा है 867, 867
एंड दूसरा जो है वो है हमारे पास 255। तो ठीक है जी, फिर से चलते हैं रफ शीट पे। रफ शीट पे हमारे पास यहाँ पर 255 867 डिवाइड करते हैं तो 3 कंफर्टेबल है जी। ये हमारे पास आ गया 765। अब यहाँ पर हमारे पास ये 2 आ रहा है, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, तो बस इसका मतलब यहीं तक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 255 जो है उसे यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, 2 से हम कर सकते हैं, तो ये हमारे पास 2 इस तरह से आ गया। ये आ गया जी 51, तो 51 आ गया, तो फिर से डिवाइड कर दो, 2 हमारे पास है 102, जो हमारे पास यहाँ से ये डिवाइज़र है वो रिमाइंडर डिविडेंड बन जाएगा। और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जी इस तरह से। तो बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, और इनफैक्ट हमारे पास अब ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है वो नहीं है, ये हमारी पूरी एल्गोरिथम ही हो गई है। 867 इज इक्वल टू 255, और जो हमारा क्वेश्चन था इस केस में वो था 3, जो हमारे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर आया था हमारे पास 102। अब जो है वो हमने 255 को एक्सप्रेस करना है 102 की फॉर्म में। तो हमारे पास क्वेश्चन आया था 2, जो रिमाइंडर आया था वो था हमारा 51। उसके बाद हमने यहाँ पर 102 को एक्सप्रेस करना है 51 की टर्म्स में, तो 51 यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा 2, और जो रिमाइंडर है वो हमारा 0। तो इस तरह से हमारे पास हम देखते हैं कि फाइनली हम 0 पर पहुँच गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर, और यहाँ पर जो भी हमारे पास HCF है, हमारे जो दो नंबर्स हैं 867, 255, इसका HCF आया जी हमारे पास 51। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ख़त्म होता है। जो यूजुअल रिक्वेस्ट, जानते हैं आप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरा यहाँ पर सॉल्यूशन देने का तरीका, आपको समझाने का कोई वे समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन बिल्कुल आपको हेल्प करेगा बेटा जी, अगर आपको मेरा मेथड जो है वो अच्छा लगा हो टीचिंग का। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर अलग अलग वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करता रहूँगा, वो आपकी स्क्रीन तक पहुँचते रहेंगे। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जी हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन पे। अब ये सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। इन तीन में से एक फॉर्म है जी, और कह रहा है वेयर q इज सम इंटीजर। अब ऐसा है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अब सबसे पहली बात कि मेरे दिमाग में यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यों आई, क्योंकि बेटा जी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो फॉर्म उसने कहा है जिसमें एक्सप्रेस करना है 6q + 1, ये जो है BQ + R फॉर्म है। और अगर वो BQ + R फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमें कह रहा है तो सीधी सी बात है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो यूज़ होगी। इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसा कि हमने बोर्ड शीट पे अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर हम सबसे पहले जो लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख दो, या फिर सबसे पहले जो है वो यहाँ पर सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सब के लिए कोई ना कोई एक वेरिएबल ले लो। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि जो भी हमने प्रूव करना होता है वो हमेशा जनरली प्रूव करना होता है, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेके तो मैं प्रूव नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है वो लिख दिया लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब मैं कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर लूँ और उसे मैं ए की तरह वहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर एक्सप्रेस करूँ। और दूसरा जो है वो मैं क्या करता हूँ, बी जो है इसको हमने सिलेक्ट करना होता है, और जो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो हमेशा बेस होती है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पर वो 6 की फॉर्म में चाह रहा है, तो 6 की फॉर्म में चाह रहा है तो हम यहाँ पर इसको 6 ले लेंगे। अब ये अगर हम लेते हैं तो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हमारे को क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 6q + R, वेयर जो R होता है वो 0 या 0 से बड़ा होगा और हमेशा b से छोटा यानी 6 से छोटा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू जो है वो 6q+0, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5, जितना हमारे पास वहाँ पर b होता है हमेशा उतनी पॉसिबल वैल्यूज़ आती हैं। और जो r की वैल्यू होती है वो हमेशा b से छोटी होने के कारण जो है, अब जैसे 6 से छोटी है तो 5 तक जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 6 अलग अलग केसेस आ गए। तो 10 a इज इक्वल टू 6q और 6q+1 और a इज इक्वल टू 6q+2, और इसी तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। जो हमारे पास 6q+5 है वहाँ तक जाना है हमने, तो ये हमारे पास ये आ गया, 6q+4 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 6q+5 आ गया। तो ये हमारे पास 6 पॉसिबल हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर जो हैं वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन 6 अलग अलग फॉर्म के अंदर। ठीक है जी। अब जो तुम्हारा बेसिक फंडा है बेटा जी, जो इवन ऑड का है, ज़रा उसको सोचते हैं, क्योंकि इसने जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर को एक्सप्रेस करने के लिए बोला है, हमने जो है ये सारे वहाँ पर जो हैं उनको एक्सप्रेस किया है। तो इवन ऑड अगर हम देखते हैं तो उसका फंडामेंटल हमारे पास क्या है, वो है कि 2 से अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो इवन है, और अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो वो ऑड है। तो इसका मतलब 2 जो है वो अगर मान लो हम एज अ फैक्टर वहाँ पर दिखा सकें, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये हमारे पास 2 अगर मान लो मैं कॉमन लेता हूँ तो 3q आ जाता है, और 3q आ जाता है तो सीधी सी बात है, इसको मैं यहाँ पर 2m जो है उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और सम इंटीजर, कोई एक इंटीजर होगा m। क्यों, मुझे कैसे पता है? क्योंकि अगर q एक इंटीजर है, जैसे कि हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर q अगर एक इंटीजर है तो q को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो भी इंटीजर ही आएगा। तो हमारे पास हम लिख देंगे फॉर सम इंटीजर m विच इज इक्वल टू 3q। इस वाले केस में, इस वाले केस में भी ऐसा हो सकता है। इस वाले केस में मैं अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 3q+1। q मेरा इंटीजर है तो उसका ट्रिपल भी एक इंटीजर होगा, और इंटीजर में अगर मान लो मैं एक इंटीजर प्लस करूँगा तब भी वो इंटीजर रहेगा। तो यहाँ पर ये भी मेरे पास इस तरह से आ गया, और बिल्कुल सेम स्टेटमेंट जो है वो हम लिख देंगे यहाँ पर फॉर सम इंटीजर m, लेकिन इस केस में हमारा m जो है वो इक्वल है 3q+1 के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इसमें तो हम कॉमन नहीं ले सकते, 2 कॉमन नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं, लेकिन उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पास। यहाँ पर ये ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3q+2। ये हमारे पास फिर से 2m फॉर्म आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर इंटीजर जो है वो हम कहें फॉर सम इंटीजर m इज इक्वल टू 3q+2, तो यहाँ पर हमारे पास 6 पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सकते थे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के, जिनमें से 3 इंटीजर जो हैं या 3 एक्सप्रेशन हम कहें तो वो हमारे पास 2m फॉर्म में आ रहे हैं। अगर ये 3 2m फॉर्म में आ रहे हैं तो ये तो ऑब्वियस है, इवन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस 6q+2 एंड 6q+4, और यहाँ पर जो है वो अगर 2 कॉमन आता है तो वो डिविजिबल होते हैं 2 से, ये हमने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे r डिविजिबल। ये आंसर स्टेटमेंट में आपको दोनों ही फॉर्म बता देता हूँ। एक तो ये होता है कि डिविजिबल बाई 2, या फिर हम लिख देते हैं इज ऑफ द फॉर्म 2m फॉर सम इंटीजर m, वो दोनों ही वैलिड रहेंगे हमारे पास। तो हमारे पास जो है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर r डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर द रिमेनिंग, यानी हमारे पास कौन से हैं 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 रिप्रेजेंट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए।
तो ये जो है, ये इतना सब कुछ जो है ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, अगर आप लिखना चाहो बहुत अच्छा है, और नहीं तो हमारे पास सीधा सीधा जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है वो आपने देनी है। वो क्या है, वो हमारे पास है हेंस एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, और जो भी हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म्स थी, यानी 6q+1, 6q+3, और जो हमारे पास लास्ट है हमारी 6q+5। इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में हमारे पास हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को। हम आ गए हैं जी यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड क्वेश्चन पे, जो हमसे कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्या जी, अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा सोचें, कईयों के साथ बेटा जी ये वाली प्रॉब्लम होती है कि वो क्वेश्चन देखते हैं और वो बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये एलसीएम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं या एचसीएफ वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए एक छोटा सा आपको हमेशा के लिए ये टॉनिक मान लो ये आपका एक टॉनिक है छोटा सा। अब ये जो है आपके पास टिप क्या है बेटा, कि आप ये सोचो कि आपके पास जो दो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि 616 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, ये हमारे पास हैं क्या, ये हमारे पास है आर्मी कंटिजेंट, ठीक है जी। अब जो भी हमारे मेंबर्स हैं, वो वाले मेंबर्स जो भी आर्मी मेंबर्स हैं, वो क्या इस प्रोसेस में बढ़ने वाले हैं, कहीं पर बढ़ने वाले तो नहीं है। अगर नहीं बढ़ने वाले तो जो कॉलम हम बनाएंगे इनके, वो कॉलम इनसे कम ही बनेंगे, सीधी सी बात है। अगर आपके पास सीधा इतने बड़े नंबर को छोड़ देते हैं, 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों को आपने ग्रुप में डिवाइड करना है, तो ग्रुप 20 से तो कम ही बनेंगे ना बेटा। ऐसा तो नहीं होने वाला कि हम 20 मेंबर्स हैं उनको जो है 25 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर वहाँ डिवाइड कर सकें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर वहाँ पर 20 मेंबर्स होते हैं तो वो 20 से कम में ही होंगे ग्रुप में। तो जब भी ग्रुपिंग होती है तो हमेशा ध्यान रखो कि वो क्वेश्चन जो है वो एचसीएफ का है, एलसीएम बिल्कुल दिमाग में मत लाओ। तो अगर ये एचसीएफ का क्वेश्चन है तो एचसीएफ कैसे हम यहाँ पर करेंगे और किस तरह से लिखेंगे, ज़रा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, क्योंकि हम यूक्लिड के ऊपर बेस्ड चैप्टर कर रहे हैं, तो बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम जो है वो यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। जो हमारी लेमा होती है सिंपल उसी से डिराइव्ड होती है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप डिवीज़न लेमा नहीं लिख सकते। बाई डिवीज़न लेमा लिख दो या एल्गोरिथम लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो होता है वो एल्गोरिथम होती है, और अगर a = bq+r अगर आपने लिखा तो वो आपकी डिवीज़न लेमा है। तो अगर हम यहाँ पर एल्गोरिथम लिखते हैं तो एल्गोरिथम किसकी लिखें, सबसे पहले जो है वो हमारे पास 616 है। तो 616 हमारा जो बड़ा नंबर है इसको एक्सप्रेस करना है हमने, और करना किसकी टर्म्स में है, हमने जो भी छोटा है हमारा यानी 32। अब चलते हैं हमारी बिलव्ड रफ शीट पे। अब रफ शीट पे यहाँ पर जो हमारे पास 616 है इसको 32 से डिवाइड करते हैं। 32 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले तो 1 आ गया, ये हमारे पास 32 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, यहाँ पर 9 जो है वो आ गया, 9 2 18 1, यहाँ तक पहुँच गए, ये हमारे पास आ गया 8, और ये आ गया 32। जो भी हमारे पास ये होता है ये चला जाता है इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 8 है, तो जो भी डिवाइज़र है वो अब डिविडेंड बन गया, ये हमारे पास इस तरह से आ गया 0, और हम पहुँच गए जहाँ पहुँचना था, यानी हमारे रिमाइंडर 0 तक, ठीक है जी। अब 32 से हमने जब यहाँ पर डिवाइड किया है तो हमारे पास क्वेश्चन आया 19, और जो रिमाइंडर आया है वो आया है हमारा 8। अब जो हमारा प्रेजेंट डिवाइज़र है इसे डिविडेंड बना देते हैं 32, और जो हमारा रिमाइंडर है इसे यहाँ पर डिवाइज़र। तो यहाँ पर हमारे पास 8 4 ज़ा 32 और रिमाइंडर हमारा 0, और इसी के साथ हम जीत गए। ये हमारे पास जो 8 है वो आ गया, तो 10 HCF जो है वो हमारे पास 616 और 32, जो हमारे पास दो नंबर्स हमारे को क्वेश्चन में दिए हुए थे, उसका हमारा HCF आ गया 8। अब हमने ये बताना है कि हमने ये वाला जो HCF निकाला है इसका जो रिलेवेंस है वो क्या है बेटा। तो क्लियरली हम लिख देंगे, क्लियरली जो भी हमसे पूछा था क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैक्सिमम
नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये हमारे इक्वल होंगे HCF के 616 और 32 के। और यहाँ पर जो वैल्यू हमने निकाली हुई है वो वाली वैल्यू लिख देंगे और बस ये हमारा प्रॉपर जो हमारी बोर्ड शीट में हमने अटेम्प्ट करना है बिल्कुल वो वाला वे हो गया जी। हम आ गए हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 के फोर्थ क्वेश्चन पे जो हमसे कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। हमें सबसे पहले जैसे हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो हमें जो है वो टोटल इंटीजर जो है उनको वहां पर रिप्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा कोई सा भी इंटीजर जो है वो हम हमेशा ए फॉर्म में लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे लिए सबसे मेन होता है वो होता है बी का सिलेक्शन। तो बी जो है वो क्या चूज करें। अब अगर मान लो हमें जो है वो स्क्वायर वहाँ पर करना है और उस स्क्वायर में 3 कॉमन लेना है तो सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा हो सकता है हमारे पास। और जैसा कि हम हमेशा जानते हैं हम 2 से शुरू करते हैं। तो 2 से शुरू करेंगे तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है वो तो हमें 3 देगा नहीं। अब बात करते हैं 3 की तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 देता है। 9 में से 3 हम बहुत इजीली ले सकते हैं। तो हमारा जो सबसे छोटा नंबर होगा जो हमारे लिए सबसे इजी रहेगा वो हमारे पास b=3 रहेगा। और सीधी सी बात है इजी रहेगा तो हम बिल्कुल यही चूज करेंगे। अब अगर b=3 होगा तो हम यहाँ पर बता देंगे देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और अब क्योंकि हम 3 क्वेश्चंस जो हैं वो इसी बेस पे कर चुके हैं तो एक लाइन जो है वो हम स्किप कर जाते हैं। हम यहाँ पर बोल देते हैं a=t और यहाँ पर m जो है वो हमें फाइनल चाहिए तो हम q ले लेते हैं क्योंकि अभी जो है वो हमारा फाइनल स्टेप नहीं है। तो a की वैल्यू जो है वो 3q होगी या फिर a की वैल्यू 3q+1 होगी या फिर a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3q+2 होगी। क्यों होगी क्योंकि अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो हमारे लिए जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं वो 0, 1 या 2 ही आते हैं। और ये जो है ये हम यहाँ पर बता देते हैं क्यों क्योंकि हमेशा जो हमारे पास 0 है 0 से बड़ा होता है हमारा r और b से छोटा होता है। b की वैल्यू 3 ले ली है हमने तो हमारे पास r की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी रहेगी। तो ये हमने यहाँ पर बता दिया। तो ये भी हमारे पास एक वे होता है। जस्ट एक लाइन ही बचती है इससे लेकिन मुझे आपको वे बताना था तो मैंने आपको ये वे बता दिया कि हमारे पास ये एक वे होता है जिसमें हम वहाँ पर डिवीजन लेमा से सीधा यहाँ पर आ जाते हैं वरना एक लाइन एक्स्ट्रा लग जाती है। दैट्स इट बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 केस आ गए तो एक एक करके तीनों केसेस जो हैं वो देखते हैं। तो अगर केस 1 हम देखते हैं जिसमें a की वैल्यू हमारे पास 3q है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें वहाँ पर स्क्वायर जो है वो प्रूव करना है। तो अगर स्क्वायर जो है उसके बारे में कुछ भी है तो सबसे पहले तो हमें स्क्वायर जो है वो लेना ही होगा। तो यहाँ पर a जो है a स्क्वायर की बात अगर हम करते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास 3q²। 3q² हो गया तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया 9q²। हमने यहाँ पर 3 जो है वो कॉमन लेना है तो 3 अगर कॉमन लेना है तो हमारे पास आ गया 3q²। तो इसका मतलब हम 3 अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 3m फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3m वेयर m इज सम इंटीजर। m जो है वो कोई इंटीजर है और क्लियरली हमारे पास q अगर इंटीजर है बेटा तो q का स्क्वायर इंटीजर होगा। q का स्क्वायर अगर इंटीजर है तो 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो भी इंटीजर ही आएगा और इंटीजर तो इंटीजर के इक्वल हम दिखा ही सकते हैं। तो वेयर m इज सम इंटीजर एंड m इज इक्वल टू 3q²। तो ये हम इस तरह से लिख देंगे और फिर उसके बाद जो है केस 2 पे चल देंगे। दूसरा केस जो है वो क्या हो सकता है हमारे पास। केस 2 जो है वो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि जो नंबर है हमारा वो 3q+1 फॉर्म में हो। तो जब यहाँ पर 3q+1 फॉर्म होगी तो हमारे पास a² जो है वो 3q+1 होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें बेटा जी तो हमारे पास a+b होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9q² + 6q + 1।
ये 3 से छोटा होने के कारण इसमें से तो 3 हम ले ही नहीं सकते हैं, तो बाकी जो 2 टर्म है उसमें से 3 ले लेते हैं। तो अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3q² और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2q। अब अगर हम 3q² प्लस 2q इसे जो है वो हम m एक इंटीजर मान लें, तो हमारे पास, और इंटीजर मान लें मतलब ये नहीं है कि इंटीजर आएगा नहीं, किसी का भी स्क्वायर है तो इंटीजर होगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर आएगा, q अगर इंटीजर है तो उसका ट्वाइस भी इंटीजर होगा, और 2 इंटीजर्स का सम भी इंटीजर होता है, तो इंटीजर आएगा तो पक्का। बस सिर्फ ये है कि ये जो फॉर्म है इसकी जगह हम m लेट कर लेंगे, और अगर m लेट कर लिया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3m+1, और या तो सेम स्टेटमेंट दे दो और नहीं तो एक और स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, फॉर सम इंटीजर m इक्वल्स 3q² प्लस 2q। तो क्योंकि हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं तो मैं आपको सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ दे रहा हूँ, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पर स्टेटमेंट्स जो हैं वो देने में। स्टेटमेंट्स देनी तो पड़ेंगी बेटा, क्योंकि बोर्ड शीट है, बोर्ड पे अगर आप बोर्ड में एग्ज़ाम में बैठे हैं और आप वहाँ पर जो भी कर रहे हैं और वो प्रॉपरली नहीं कर रहे, तो आने का आपको फ़ायदा नहीं है बेटा जी। आपको अगर कोई चीज़ आती है, आप समझते हैं उस चीज़ को, लेकिन यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दैट इन अ प्रॉपर वे, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो है वो मार्क्स जो है वो लूज़ करने पड़ेंगे। तो जब आपको एक चीज़ आती है तो अच्छा है बेटा जी, आप वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है वो ही दें वहाँ पर। तो इस तरह से हमने दूसरा केस जो है बेटा, वो दूसरा केस भी दिखा दिया है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उसी फॉर्म में है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे उस पर, उससे पहले मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ बेटा। अभी के लिए इतना स्पेस काफ़ी होगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। केस 3, केस 3 जो है उसमें हमने ए की वैल्यू लेनी है बेटा जी 3q+2, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू सिर्फ ये ही 3 है हमारे पास। अब यहाँ पर अगर मान लो सेम जो वे है हमारा उसमें प्रोसीड करते हैं हम, तो 3q+2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है 9q²। जब हम 2a भी फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12q, क्योंकि हमारे पास 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 इस तरह से आएगा, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। इस केस में हमारे पास जो 4 है बेटा जी, ये हमारे पास 3 से बड़ा हो गया। अगर ये 3 से बड़ा हो गया तो इसमें जो 3 है वो हमारे पास कॉमन मिल जाएगा हमें। अब वो 3 कॉमन कैसे मिलेगा, हमें जो भी 3 का वहाँ पर सबसे बड़ा मल्टीपल है वो वहाँ से अलग करना होगा। तो 4 में 3 का सबसे बड़ा मल्टीपल जो है वो सिर्फ 3 ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 कर देंगे। तो इस 4 को हमने स्प्लिट कर दिया 3+1 में। अगर ये कुछ भी होता, अगर मान लो ये 10 होता तो हम इसे 9+1 कर देते, क्योंकि हमने वहाँ पर 3 के जो मल्टीपल हैं उनको अलग करना है। अगर ये यहाँ पर 14 होता तो हम इसको 12+2 कर देते, तो क्योंकि ये 4 है तो हमने इसे 3+1 कर दिया। अब अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स, इनमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो इनमें हम 3 कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, और जो हमारे पास बाकी है वो हमारे पास 1 है। ये जो हमने लिया है इसको अगर हम यहाँ पर m लेट कर लें तो यहाँ पर हम इसको 3m+1 फॉर्म में दिखा सकते हैं, फॉर सम इंटीजर m विच इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। मतलब अगर कोई भी हमारे पास ऐसा इंटीजर है उसको अगर हम m लेट कर लेते हैं तो हमारे पास 3m+1 फॉर्म जो है वो बहुत ईजीली आ जाती है। तो जो भी हमारे पास टोटल इंटीजर्स थे वो हमारे पास 3 ही पॉसिबल केसेस थे, तो वो 3 पॉसिबल केसेस में हमने हर केस में दिखा दिया कि जो भी हमारे पास स्क्वायर आएगा वो या तो 3m फॉर्म में आएगा जैसा पहले हमारे पास आया है केस में, या फिर 3m+1 फॉर्म में आएगा जो कि हमारे सेकंड और थर्ड पॉसिबल केसेस में आया, और इसके अलावा तो कोई केस हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास हम कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास स्क्वायर होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो इन्हीं 2 फॉर्म के अंदर होगा। तो हम जो भी हमारी आंसर स्टेटमेंट है वो देंगे हेंस, और जो भी हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारे को स्टेटमेंट दे रहा है, यानी हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m
और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। जो भी आपका क्वेश्चन आपको दे रहा है सेम मैं वही लैंग्वेज ले रहा हूँ, तो कोई ऐसा नहीं है कि इसमें हमने टेक्निकल होना है। और बस हम आ गए हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन पे, यानी 5th क्वेश्चन पे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। अब अगर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो क्यूब जो है वो तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और साथ में अगर हम 9 की बात करें, हमने गलती से अगर b = 9 ले लिया, तो बेटा जी 9 में तो हमारे पास 9 केसेस हो जाते हैं। हम जो भी b की वैल्यू लेते हैं उतने केसेस हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर जो मेन चूज करना होता है वो जस्ट b की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी होती है। तो हम अगर क्यूब की बात कर रहे हैं, तो 2 का क्यूब हमारे पास होता है बेटा 8। 8 में से तो हम 9 कॉमन ले नहीं सकते, तो जो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है वो तो आएगी नहीं, तो 2 को हम हटा देते हैं। अब आते हैं हम 3 पे। 3 का हमारे पास क्यूब जो है वो होता है बेटा 27। अब क्योंकि उसका जो क्यूब 27 है उसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें वहाँ पर 9 पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम जो वहाँ पर 3 है, 3 ही हमारा मेन नंबर ले लेंगे। तो बेटा जी सेम जैसे हमारी शुरुआत होती है वो करते हैं हम। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और b की वैल्यू, जैसा कि अभी मैं आपको बता ही रहा था बेटा जी, कि हमारे लिए जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल है वो हमारे पास 3 है, तो b की वैल्यू हम 3 ले लेंगे। अब जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है अगर हम उसकी बात करें, तो 10 बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास a की वैल्यू जो है वो आ जाती है 3q+r। ये जो हमारे पास 3q+r है, इसमें हम q जो है वो यूज नहीं करेंगे। q को छोड़कर कुछ भी यूज कर लेते हैं, k यूज कर लेते हैं, क्योंकि q जो है वो हमारे को फाइनल फॉर्म हमारी q में चाहिए, तो हम k यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि 3k+r फॉर्म है, और जो भी हमारे पास k है, क्योंकि वो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, तो वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और जो हमारे पास r की वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 से शुरू हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी, लेकिन वो हमेशा b से छोटी रहेगी, यानी 3 जो है 3 से छोटी रहेगी। तो हमारे पास अगर हम इस हिसाब से देखें, तो हमारे पास a की वैल्यू या तो हो सकती है 3k अगर r की वैल्यू 0 हो, या फिर हो सकती है वो a = 3k+1 अगर r की वैल्यू 1 हो, और या फिर फाइनली हम बात करें तो a की वैल्यू हो सकती है 3k+2। तो हमारे पास 3 पॉसिबल केस आ गए। अब इन 3 पॉसिबल केसेस में हम क्यूब्स जो हैं वो निकालते हैं। तो अब हमें ऊपर कोई भी वहाँ पर स्टेटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप यहाँ तक चाहते हैं तो ठीक है, बाद में जो है पेपर को हम आगे शिफ्ट कर लेंगे। अभी के लिए हम केस 1 की बात करते हैं बेटा। केस 1 यानी जहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 3k है। अब यहाँ पर अगर मान लो हम कहें कि a क्यूब क्या होगा, तो वो सिंपल हमारे पास 3k का क्यूब हो जाएगा, यानी 27k क्यूब। और बहुत इजीली हम यहाँ पर 9 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3k क्यूब। ये आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम ये 3k क्यूब जो है इसको हम वो वहाँ पर लेटर असाइन करते हैं जिस लेटर में हमें वहाँ पर चाहिए फाइनल आंसर, यानी क्यू, तो हमारे पास सिंपली ये आ गया 9q फॉर्म में। यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर सम इंटीजर q विच इज इक्वल टू 3k क्यूब। अगर k एक इंटीजर है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि इंटीजर का क्यूब भी इंटीजर होता है, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास q जो है वो 3k क्यूब के इक्वल है। ठीक है जी। पहला केस जो है वो हमारे को 9q दे रहा है। अब दूसरा केस जो है वो क्या कह रहा है, दूसरा केस जो है हमारे पास वो हमें कह रहा है कि a की वैल्यू यहाँ पर है 3k+1। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मान लो ये वैल्यू है, तो a क्यूब जो है वो हो जाएगा हमारे पास 3k+1 क्यूब। अगर हम यहाँ पर क्यूब जो है इसे ओपन करें तो हमारे पास a + b होल क्यूब फॉर्म जो है वो हमें लगानी होगी।
तो लगाते हैं यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब हमारे पास 3k³ ये आ गया। फिर उसके बाद 3a² बी जो है वो हमारे को, मैं आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पर सॉल्व करके दे देता हूँ। ये हमारे पास जो है ये 27k³ आएगा। 3a² फॉर्म जो होगी वो हमारे को देगी 27k²। 3ab² फॉर्म हमें 9k देगी और +1। तो ये अगर आप ध्यान में रखेंगे 27k³ तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इनमें हम 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 अगर हम कॉमन लेते हैं 27k³ में से हम लेंगे तो हमें मिलेगा 3k³। यहाँ पर मिलेगा 3k²। यहाँ पर सिर्फ 1k यानी सिर्फ k लिखेंगे हम, और यहाँ पर 1 जो है वो हमारे पास अलग है। तो अगर हम इसे वहाँ पर q लेटर जो है वो असाइन कर दें, यानी हमारा जो इंटीजर है उसे हम q के इक्वल ले लेंगे ये वाला, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9q + 1, क्योंकि इस टर्म को छोड़ के +1 ही हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है। और यहाँ पर हम बता देंगे फॉर सम इंटीजर q = 3k³ + 3k² + k, यानी जो भी हमारे पास इस फॉर्म में इंटीजर होगा उसके लिए हमारे पास जो हमारी मेन फॉर्म होगी क्यूब की वो 9q + 1 होगी। अब जो हमारे पास केस 3 है उस पे चलते हैं। जो हमारे पास केस 3 है वो है a = 3k + 2। यहाँ पर जो है वो अगर मान लो हम a का क्यूब करते हैं तो ये आ जाता है 3k + 2³ और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा बेटा जी a³ 27k³ हो जाएगा ये। 3a² तो हमारे पास ये हो जाएगा 54k²। 3ab² यानी ये हो जाएगा 36k और b³ यानी ये हो जाएगा 8। इनमें अगर हम फर्स्ट 3 टर्म्स देंगे, ये तो हमारे पास 9 से छोटी है तो हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो फर्स्ट 3 टर्म्स है हमारे पास उनमें 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम 9 और ये बचेगा हमारे पास 3k³, यहाँ पर 6k², यहाँ पर हमारे पास 4k आएगा +8। तो अगर हम इसे पूरे को हम क्यूलेट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 9q + 8, और हमारी जो सेम स्टेटमेंट रहती है फॉर सम इंटीजर q विच इज इक्वल टू जो भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, यानी 3k³ + 6k² + 4k। तो जैसा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हमने पहले ही बता दिया था कि हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो इन्फिनिटी तक का, वो सिर्फ 3k, 3k + 1 और 3k + 2 फॉर्म में ही हो सकता है। तो इसका मतलब इन्फिनिटी तक के सारे इंटीजर्स का जो क्यूब है वो हम वहाँ पर या तो 9q या 9q + 1 या फिर 9q + 8 फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो हमारी फाइनल आंसर स्टेटमेंट रहेगी, सिंपल जो भी हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था वो ही हम ले लेंगे, सेम वर्ड्स। तो हम कहेंगे हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9q और 9q + 1 और 9q + 8। जो भी हमारे पास 3 केसेस थे उन 3 केसेस में जो जो हमारे पास आया है वो ही हमने यहाँ पर लिख देना है फॉर सम इंटीजर q। तो बस बेटा जी इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।